हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आज हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बचे हुए हिस्से को पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात उसका जो रिमेनिंग पार्ट है हम उसको समझने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हमने ये समझा कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है, उसका इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल क्या डायमेंशन होता है। उसी वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, जिसमें मैंने स्पेशली इस बात पे फोकस किया था कि जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है वो कोई एक लग्जरी आइटम नहीं है, वो हमारे शौक के मात्र रूप में नहीं देखी जा सकती, बल्कि हमारी जरूरत के रूप में उसको देखना पड़ेगा। मैंने ये बताया कि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, अगर हमें क्वालिटेटिव डेवलपमेंट करना है, अगर हमें डिस्टॉर्टेड मॉडर्निटी को खत्म करना है, तो हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना ही होगा। एक अमेरिकन पॉलिसी एनालिस्ट या इकोनॉमिस्ट आप कह सकते हैं, जो कीन्स इकोनॉमी को ही फॉलो करते हैं और नोबेल प्राइज भी इनको मिला है, जिनका नाम जोसेफ स्टिल्जिट्स है, वो बोलते हैं कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज नॉट ए ओनली एथिकल इशू, अर्थात समावेशी विकास एक नैतिक मुद्दा नहीं है, यह एक इकोनॉमिकल इशू है, एक आर्थिक मुद्दा है। अगर आप बस इसे सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो शायद आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट को कंप्लीट तरीके से समझ ही नहीं पा रहे। यदि एक देश अपनी इकोनॉमी को ही केवल बेहतर करना चाहता है ना, तो उसको भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट को अपनाना ही होगा। यह सब बात हमने पहले वीडियो में की थी। आज की वीडियो उससे आगे की यात्रा को पूरा करेगी, जिसमें हम समझेंगे कि भारत में इस समय क्या परिदृश्य है, और यह भी समझेंगे कि जो नए चैलेंज आ रहे हैं, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, लाइक एआई टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, साथ में ये भी समझेंगे जैसे अल्ट्रा राइट मूवमेंट जो आ रहे हैं, ये कैसे तीन बहुत बड़े व्यापक चैलेंज हैं। और अभी तक हम जो पढ़ते थे वो बहुत ट्रेडिशनल चैलेंज पढ़ते थे, आज हम मॉडर्न चैलेंज समझेंगे क्या है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के सामने। हम ये भी समझेंगे कि भारत की इस समय क्या स्थिति है, और मेरे वीडियो को जो पढ़ाने का उद्देश्य होगा वो बहुत मैं स्पष्ट बता दूं कि ना तो मैं बहुत कोई बौद्धिक संवाद आपसे करने जा रहा हूं, मेरा केवल उद्देश्य यूपीएससी के मेंस के और इंटरव्यू के एग्जाम के लिए है बस। और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा वो स्पेशली एक पिक्चर दिखाएगा क्वेश्चन हमें, कभी कहेगा कि भारत में बहुत अच्छा इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुआ है, कभी कहेगा नहीं हुआ है, देन वो अपना एक सवाल करेगा। तो हमको भी सभी तरह के भारत के चेहरे को समझना होगा, ताकि यूपीएससी जैसा क्वेश्चन पूछ रहा हो हम उसी अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख पाए। तो मैं जो आज आपको कंटेंट देने जा रहा हूं वो कोई व्हाइट एंड ब्लैक अप्रोच पे नहीं है कि मैं ये कह दूंगा कि भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ हो गई या ये कह दूंगा भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हुई, और ये वास्तव में है भी नहीं। यूपीएससी में हम जो भी पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं ग्रे अप्रोच में पढ़ते हैं, ना व्हाइट ना ब्लैक, बीच में रहता है, जो कहीं ना कहीं महाभारत के किरदार की तरह दिखेगा। और ये शायद प्रैक्टिकल भी है, प्रैग्मेटिक भी है, एक अधिकारी को ऐसा अप्रोच रखना भी पड़ेगा, क्योंकि आइडियलिज्म की अपनी लिमिट्स हैं, सीमाएं हैं। उन सबको भी अगर हम आत्मसात करें, एक ब्यूरोक्रेसी का जो एप्टीट्यूड है अगर उसको भी आत्मसात करें, तो हमें कहीं ना कहीं ग्रे अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा कुछ संदर्भों में। तो आज पढ़ते हैं बहुत इत्मीनान से, कोई जल्दीबाजी नहीं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बिल्कुल अपना इम्प्रिंट छोड़ दे, ताकि हमें बार बार किसी चीज में उलझना ना पड़े। तो आज हम जिस बात को समझने जा रहे हैं वो समझेंगे कि भारत का इस समय क्या कंडीशन है इंक्लूसिव ग्रोथ की। क्योंकि समय का थोड़ी तो अभाव रहता ही है कहीं ना कहीं, तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर बहुत सारे चैलेंज हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा
कि सपोज करो 1947 से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी और 2024 की कंडीशन आ गई है। अगर हमें यह दिखाना है कि भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है, तो हम आंकड़ों का कंपेयर यहां और यहां का करेंगे। सपोज करो अगर हम ये कहते हैं कि 1947 में 70% पॉवर्टी थी और आज अगर हम नीति आयोग की मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स देखें तो ये डाटा 20 के पास होता है ना। इस डेटा को लेके कई तरह का है, जैसे ऑब्वियसली एक डेटा ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का ये मतलब है कि आप देखेंगे कि यहां पर इतनी गरीबी थी और वर्तमान में इतनी है, तो आप कहोगे कि हम कहीं ना कहीं इंक्लूसिव ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा सिनेरियो दिखाना है कि इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर चैलेंज है, तो हम फिर इसी डेटा को दिखा सकते हैं कि अभी भी चैलेंज है, या पॉवर्टी से पास कुछ और अच्छे डेटा हो, जैसे रंगराजन रिपोर्ट का डेटा है वो 29% के आसपास पॉवर्टी बताता है कि अभी भारत में इतने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। तो इस तरह हम कौन सा सिनेरियो दिखाना चाहते हैं, इसके हिसाब से डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेटा हमारे पास होता है, हम उसी को किस तरह से शो करना चाहते हैं, किस तरह से किसी का ओपिनियन बदलना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। मैं बहुत क्लियर होकर आपको चीजें बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस पढ़ाई के दौरान बहुत ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करना चाहता हूं। तो चलिए आज हम बेसिकली जो समझेंगे, मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे का भी कहीं ना कहीं ध्यान रख रहे हैं जिसमें निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझें, हम जीएस के पेपर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगे। तो मैं आज की जो टॉपिक है उसकी शुरुआत ऐसे से करना चाहता हूं और एक कहानी से शुरू करना चाहता हूं। कहानी है कि 15 अगस्त 1947 को 2 बच्चे पैदा होते हैं। और चूंकि जब परिवार में बच्चे पैदा होते हैं तो बड़ी ही उत्साह और खुशी का माहौल होता है, बहुत सारे सपने होते हैं दोनों बच्चों के लिए। और ये भी एक तय बात है कि बच्चों का स्वभाव भी अलग अलग होता है। इसमें जो बड़ा बच्चा होता है वो धीरे धीरे जब बड़ा हो रहा होता है तो आधुनिक मूल्यों के साथ खुद को जोड़ता है, वो अपने आप को नए समय के अनुसार ढाल रहा होता है, वो बाहरी परिवेश के साथ या जो फॉरेन कल्चर है उसके साथ खुद को जोड़ रहा होता है, वो ग्लोबल फिनोमिना के साथ खुद को इंटीग्रेट करता है, मॉडर्निज्म को फॉलो करता है और बहुत तेज स्पीड में आगे बढ़ने की इच्छा रखता है और बढ़ता भी है। वहीं दूसरी तरफ जो छोटा बच्चा रहता है या दूसरा बच्चा होता है वो एक स्लो लाइफ को पसंद करता है, वो बैठ के दरबार करना चाहता है, वो अपनी संस्कृति को, अपने पुराने मूल्यों को जीना चाहता है, वो अपने परिवार या कहिए जॉइंट फैमिली के साथ रहना चाहता है, वो खेती किसानी करना चाहता है और वो भी अपनी लाइफ को जीता है। और एक समय के बाद चूंकि दोनों का तरीका अलग था, दोनों की क्रियाएं अलग थी, सोसाइटी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, तो काफी एक अंतर बन जाता है। और दोनों भाइयों के या दोनों बच्चों के बीच में जो अंतर होता है ये कई तरह की बातें सोचने के लिए हमें मजबूर कर देता है। और इस बात को मैं अमर्त्य सेन के कोट के साथ जोड़ना चाहूंगा कि अमर्त्य सेन कहते हैं कि ग्रोथ विथ इनइक्वालिटी इज डेंजर फॉर एनी इंस्टीट्यूशन। असमानता के साथ अगर कोई समृद्धि या कोई ग्रोथ होती है तो वो किसी भी संस्था के लिए खतरनाक है। संस्था
के लिए खराब है तो संस्था के सारे किरदार के लिए भी खराब होगी, क्योंकि तालाब सूखेगा तो सारी मछलियां मरेंगी। तो जो मैंने आपको कहानी बताई है, जो दो भाइयों के बीच में अंतर आया, वो कहीं ना कहीं एक खतरा था। और ये अगर मैं दोनों भाइयों का आपको नाम बताऊं तो एक का नाम है इंडिया, जो मॉडर्न वैल्यू के साथ, ग्लोबल इंटीग्रेशन के साथ बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा था, और परिवार की संपत्ति में उसका 70% रोल था। और जो छोटा भाई था, जो खेती किसानी संस्कृति मूल्यों के आधार पर जी रहा था, उसका नाम भारत था, और जिसका पूरी प्रॉपर्टी में केवल 30% हक है। जब चर्चाएं होती हैं तो आपको भी पता है कि भारत के बारे में केवल हमारी मीडिया 2% कवर करती है, और इंडिया के बारे में 98%, क्योंकि इंडिया के बारे में ग्लैमर है, टीआरपी है। तो इसको समझना होगा कि भारत और इंडिया की ये अंतर में क्यों पैदा हुआ और ये क्यों खतरा है। कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि आवर ग्रोथ रेट एंड शेप ऑफ आवर ग्रोथ इज डेंजर फॉर आवर नेशन। हमारे जो समृद्धि का स्वरूप है वो हमारे देश के लिए खतरा बन रहा है, या एक यात्रा और दो आर्थिक राष्ट्र का निर्माण कर रहा है, जिसे हम एक शहरी भारत और एक ग्रामीण भारत भी समझते हैं। एक फिनोमिना ये सोचना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा जो आपको डेटा दिया, सोचो जो हमारी पूरी मीडिया कवर करती है, वो पूरी मीडिया केवल और केवल 2% ग्रामीण भारत को समय देती है, और 98% आप देखते ही रहते हो। अगर जीडीपी की बात करें तो भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके दिमाग में आएंगे कि अगर हम जीडीपी की बात करें, क्योंकि अब मैं जो कह रहा हूं वो आप समझिएगा। पहले मैं ये बता दूं कि अब मैं कैसे पढ़ाने जा रहा हूं। मैं बेसिकली आपको इंक्लूसिव डेवलपमेंट से रिलेटेड मामले में जो भारत है उसकी आर्थिक या इकोनॉमिकल स्थिति को बताऊंगा, उसकी सामाजिक या सोशल इकोनॉमी से रिलेटेड या इकोनॉमिकल आप कह सकते हैं। अगर हम इसको कहें राजनीति, जहां कह सकते हैं पॉलिटिकल, जो उसकी कंडीशन है, या हम थोड़ी अन्य उदाहरण या मिसलेनियस ऐसी चीजें दिखाना चाहेंगे जैसे तकनीकी, शासन, भाषा, या भाषा की जगह आप इसको संस्कृति से समझ सकते हैं, कल्चर से समझ सकते हैं। तो मैं आपको इंक्लूसिव डेवलपमेंट के संबंध में आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति या अन्य जैसे तकनीकी व प्रशासन के संबंध में जो स्थिति है उससे अवगत कराऊंगा कि इस समय भारत में क्या सिनेरियो है, क्या परिदृश्य है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो परिदृश्य मैं आपको दिखाऊंगा वो इस टाइम पीरियड का होगा। तो जो परिदृश्य मैं आपको दिखाऊंगा वो इस टाइम पीरियड का होगा, और फिर आपको मैंने ऑलरेडी हिंट दे कि आपको कैसे लीड करना है। अगर आपको दिखाना है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेके अभी हम बहुत पीछे हैं, यहाँ बहुत सुधार करना है, तो आप ये डेटा दिखाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेकर हमने कुछ नहीं किया क्या, तो आपको ये भी दिखाना है कि ऐसा भी नहीं है। 1947 के बाद से हमने काफी चीजों में अच्छी ग्रोथ की है, और आज हम 5th नंबर के अगर लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं तो भी कुछ अच्छा ही होगा। तो ये सब आपको बहुत ध्यान से और बहुत क्रिटिकल होके सुनना होगा। अगर आप इमोशनल होके सुनेंगे तो एक सही इमेज नहीं क्रिएट कर पाएंगे,
एक न्यूट्रल इमेज नहीं क्रिएट कर पाएंगे, तो बहुत एनालिटिकल, बहुत क्रिटिकल हो चीजों को समझेंगे तो पढ़ने में भी मजा आएगा और वो कम पढ़ाई ज्यादा काम आएगी। तो हम भारत को इन इन पहलुओं से देखेंगे, फिर जो नेक्स्ट इसी में हम समझेंगे वो हम समझेंगे कि भारत पूरे विश्व को समावेशी विकास के संदर्भ में कैसे एक दिशा दे सकता है, भारत के पास ऐसा क्या है। फिर नेक्स्ट सिनेरियो हम समझेंगे कि आने वाले समय में क्या बड़े चैलेंज हैं, और फिर ये भी समझेंगे जो प्रॉब्लम है उनको हम कैसे कवर कर सकते हैं। तो थोड़ी वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए पेशेंस के साथ इसको देखें, और पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना, ये भी हमारा कोई शौक नहीं है, जरूरत है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात आर्थिक स्थिति की करें या इकोनॉमिकल पैटर्न की बात करें, तो एक बात बहुत ध्यान से देखो आप, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे भारत में इस समय असमानता है। और जो इंक्लूसिव इंडेक्स है ना, उसमें भी ये बात बहुत क्लियर दिखाया गया है कि पूरे विश्व में भारत का जो समृद्धि का स्वरूप है, जो भारत जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, वो भी उतना संतोषजनक नहीं है। इसकी सबसे एक फैक्ट है जो हमारे पास, वो है गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट एक ऐसा फैक्ट है जो दिखाता है कि किसी देश के संसाधनों पे कितने लोगों का हक है। अगर मान लीजिए, सपोज करिए 100 रुपए हैं और 100 लोग हैं, पर्सन है मान लीजिए 100, और 1 रुपए एक के पास है, तो इसको कहेंगे 100% इक्वलिटी, अर्थात समान वितरण संसाधनों का। और यह कंडीशन जब होगी तो उस समय गिनी कोएफिशिएंट 0 होगा। तो कहने का मतलब सबसे आइडियल कंडीशन 0 होती है, और खराब होती जाएगी या संपत्ति का जितना असमान वितरण होता जाएगा, गिनी कोएफिशिएंट उतना ही बढ़ता चला जाता है। और भारत में जो इस समय गिनी कोएफिशिएंट है वो 0.3435 है। जब 0.4 के बाद एक अलार्म बजने लगता है, एक खतरा आने लगता है। अगर 0.4 से ज्यादा ये डिजिट होती है या गिनी कोएफिशिएंट का जो वैल्यू है वो 0.4 से जब ज्यादा हो जाती है, वो किसी देश के लिए एक आर्थिक और सामाजिक खतरे के तौर पे उसको माना जाता है। तो कहने का मतलब हम एक खतरनाक परिणाम की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, क्योंकि ये जो गिनी कोएफिशिएंट है ये 0 से 1 की तरफ जा रहा है भारत के संदर्भ में। और जो 1991 के रिफॉर्म हुए, जिसको हम एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं, उस रिफॉर्म के बाद ये स्पीड और तेजी से बढ़ने लगी। उसके पीछे रीजन है, उसको भी हम समझेंगे, लेकिन और भी ऐसा डेटा हम ये बताता हो कि कैसे स्थिति खराब हो रही है। अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम की, एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो कंडीशन बताता है पर कैपिटा इनकम। अभी तक मैंने आपको जो डेटा एक बताया वो पूरे भारत के सिनेरियो को दिखा रहा है। एक डेटा से आप दिखा सकते हो कि भारत में असमानता बढ़ रही है, क्योंकि 1991 से 0 से 1 की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अगर हम बात पर कैपिटा इनकम की करें तो गोवा की अगर हम बात करते हैं, ये 2022 का डेटा है, तो गोवा की जो पर कैपिटा इनकम है वो अप्रॉक्स 5 लाख है ना, डिजिट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, मतलब अप्रॉक्स 5 लाख है। और हम बात करें अगर बिहार की, तो ये 50,000 है। अब आप समझो कि कैसे, अभी मैंने जो बताया वो एक सामान्य बताया था गिनी कोएफिशिएंट, ये दिखा रहा है रीजनल डिस्पैरिटी।
क्षेत्रीय असमानता। और ये आपको ये भी दिखा रहा है कि कैसे गोवा और बिहार भारत के दो राज्य हैं और दोनों में स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे मैं एक आपको डेटा बताऊं, तो अगर महाराष्ट्र की हम बात करते हैं और बिहार की बात करते हैं, लगभग दोनों में पॉपुलेशन बराबर है, लेकिन महाराष्ट्र 10% से 15% के बीच जीडीपी में अपना योगदान दे रहा है और बिहार मात्र 3% दे रहा है। और याद रखिएगा, मैं बहुत पहले एक बात बता चुका कि समावेशी विकास का मतलब ये नहीं है कि समावेशी विकास का मतलब बस ये नहीं है कि लाभ हुआ उसका सबको बराबर हिस्सा मिले, ये तो उसका परिणाम है। पर समावेशी विकास में यह भी है कि जो विकास हो रहा हो उसमें भी सबकी सहभागिता हो। सोचिए, अगर एक घर में 1 लाख रुपए आ रहे हैं और एक भाई एक बहन है, तो दोनों की भूमिका 50-50 हजार की हो, तब आप समझेंगे कि दोनों की क्षमताएं समान है और दोनों में समान रूप से समृद्धि करने के लिए प्रेरणा भी है और सपोर्ट भी है। यह भी एक पहलू है, इसको समझना पड़ेगा। और आप देखिए कि महाराष्ट्र 10 से 15% जीडीपी में रोल देता है, वही बिहार केवल 3% जीडीपी में अपना रोल दे रहा है। कहीं ना कहीं देश के विकास की मुख्य धारा से यह अपने आप को अलग कर रहा है या अलग हो रहा है। ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको एक ये एग्जाम्पल दिया। इकोनॉमी में अगर हम बात करें, तो अगर हम सेक्टर वाइज बात करें, तो आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें 45% लोग, जबकि जीडीपी में इसका रोल आपको पता है मात्र इतना है। और सर्विस सेक्टर जस्ट इससे अलग, तो उसमें इन्वॉल्व, लेकिन वो रोल 60% के आसपास देता है। मतलब 45% लोग जब काम कर जीडीपी में केवल इतना सपोर्ट दे रहे हैं, और जब सर्विस सेक्टर मात्र इतना काम लोग कर रहे हैं जबकि इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं, तो ये बात बहुत क्लियर दिखाती है कि हमारे यहां इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू में रीजनल डिस्पैरिटी भी बहुत है। जैसा मैंने बताया 5 लाख और 50,000 10 गुने का अंतर। दिमाग में डेटा बैठा लीजिएगा। फिर मैंने आपको यह भी बताया कि कैसे 2 स्टेट को जीडीपी के साथ जोड़ा, और 2 स्टेट छोड़िए, अगर हम सेक्टर की बात करें तो आप देखिए एग्रीकल्चर में 45% लोग लगे हुए हैं और प्रोडक्टिविटी कितनी कम है। आप इसको अगर सपोज करिए, आप लोग मैथ से बैकग्राउंड से नहीं होगा तो आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। मान लीजिए परिवार में 100 रुपए आते हैं, मान लीजिए परिवार में 100 रुपए की इनकम होती है, और मान लीजिए एक भाई है मान लीजिए और एक बहन है ना, सिस्टर। भाई इसमें देता है 20 रुपए और बहन इसमें दे रही है 80% का रोल। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इसकी एक्टिविटी कितनी कम, मतलब जो एबिलिटी गैप है वो कितना ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी गैप कितना ज्यादा है। और कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी गैप, एबिलिटी गैप लीड टू इनइक्वालिटी। भाई जो कमाएगा वही तो ले जाएगा फिर, पर ये गैप कम क्यों है, ये भी सवाल है। और अगर हम डेटा की बात करें तो एफडीआई की बात आप देखते हो, आजकल कहा जाता है कि एफडीआई इज ए न्यू इंजन फॉर एनी ग्रोथ, और ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियर है कि जहां एफडीआई जाएगा, जहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जाएगा, वहां पर ग्रोथ होगी, क्योंकि पूरे विश्व से जहां पैसा जाएगा वहीं चीजें आगे बढ़ेंगी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल चीन है, और आज भारत इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और कर भी रहा है। और मैंने आपको बताया था कि भारत कहीं ना कहीं टॉप अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर एफडीआई बन के उभर रहा है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं एफडीआई की, तो आपको यह बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि
5 राष्ट्र हैं जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, आधे से ज्यादा एफडीआई यहां पर जाता है। तो कहने का मतलब अगर हम मैप से देखें इसको, तो आपको अगर जानकारी मैं ये दूं कि इतना परसेंट एरिया आधा एफडीआई ले जाता है, आधे से बहुत ज्यादा। और यूपी, बिहार, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट, एफडीआई यहां पर बहुत कम जा रहा है। और फिर यह भी तो एक समस्या है, यह भी समस्या है एक, और यह नई समस्याओं को पैदा करेगा। अगर हम इसी को समझें एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में केवल 2% एफडीआई जा रहा है। सोचो, पूरे भारत के यहां पर 46% लोग इन्वॉल्व हैं, यहां पर 46% जनसंख्या लगी हुई है, एफडीआई केवल 2% जा रहा है। और सर्विस सेक्टर की बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा एफडीआई का इनफ्लो हो रहा है। सर्विस सेक्टर में भी अगर बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन या आईटी सेक्टर पे जा रहा है केवल। तो कहीं ना कहीं एफडीआई इनफ्लो विथ इनइक्वालिटी एक प्रॉब्लम है, एक समस्या अपने आप में भी है, और कई सारी समस्याओं का कारण भी है। अगर हमने इसके स्वरूप को अभी नहीं बदला तो ये बहुत सारी नई प्रॉब्लम को पैदा कर देगा, सोशल, पॉलिटिकल, रीजनल, चाहे वो माइग्रेशन से रिलेटेड हो, चाहे नदियों के विवाद से रिलेटेड हो, ये सब आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कैसे एफडीआई का इनफ्लो, मैंने आपको बताया कि कैसे ये एक आंकड़ा दिया कि कैसे एक घर में केवल एक का अगर रोल बढ़ता जाएगा तो समस्या आएगी। मैंने आपको यह भी बताया कि सेक्टर वाइज कैसे हमारे यहां एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कैसे प्रोडक्टिविटी कम है, और ये एक समस्या है कि भाई कैसे चलेगा ऐसे। गांव में अगर पैसा नहीं आएगा, गांव की प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, तो भारत तो फिर पीछे रह जाएगा ना। और भी अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ये भी देख सकते हैं, इकोनॉमिकल अगर हमें एक पिक्चर बनानी हो भारत की, तो इकोनॉमी और जेंडर को आपस में जोड़ते हैं। इकोनॉमी प्लस जेंडर, या जेंडर कहिए, सोसाइटी को जोड़ते हैं। तो आप देखोगे कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, अगर हम बात करते हैं मेल की, तो आपको 55 के आसपास दिखेगा, क्योंकि फिर मैंने आपको बताया कि डेटा इसमें बहुत अलग अलग है। एनएसएसओ का डेटा अलग है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डेटा अलग है। तो और वहीं आप फीमेल देखते हो तो आप देखते हो कि वहां पर केवल और केवल 22% के आसपास है। तो ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी है जो, वो जेंडर के हिसाब से भी इंक्लूसिव नहीं है। अर्थात हमारी जो इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी है, जो हमारी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, वो शेयर नहीं की जा रही जेंडर के हिसाब से। और आपको पता है कि विदाउट शेयर हम फिर डेवलपमेंट और ग्रोथ को भी हम शेयर नहीं कर सकते। ये बात आपको समझना होगा। अगर डेटा देखें, जैसे मैंने अभी जेंडर के हिसाब से देखा, हम ये भी देखें कि इनफॉर्मल सेक्टर में एक इकोनॉमी को और देखें तो 80% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, अर्थात अनौपचारिक क्षेत्र में, अनौपचारिक क्षेत्र में। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि अनौपचारिक क्षेत्र बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है जहां पर ना किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा का इंतजाम होता है, ना किसी औपचारिक कौशल का इंतजाम होता है, और उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। तो आप इस डेटा के हिसाब से ये भी देख सकते हैं। और जब हम बात करते हैं अनौपचारिक क्षेत्र की, और उसमें 80% टोटल लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन जब इसको भी आप जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहां पर महिलाएं ज्यादा मिलेंगी पुरुष की तुलना में।
तो कहने का मतलब पुरुष के लिए फॉर्मल सेक्टर में जाना आसान है, लेकिन महिला के लिए तो फॉर्मल सेक्टर में जाना भी बहुत टफ है। तो ये चीज आपको समझना है कि महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखोगे तो परसेंट बढ़ जाता है, ये 90% पहुंच जाता है। अर्थात 90% जो महिलाएं इन्वॉल्व हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। ये तो एवरेज है, पुरुष और महिला दोनों मिला के जब बात करते हैं तो 80% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, जो कि ये बात बिल्कुल बहुत क्लियर दिखाता है कि इनफॉर्मल सेक्टर की जो सैलरी होती है वो कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर कई गुना कम होती है। सैलरी और अदर फैसिलिटी जैसे सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, इस तरह की बातें, मेडिकल इंश्योरेंस। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि हमारी इकोनॉमी में दो सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में 10 से 15% लोग हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में 80 से 90% के बीच में लोग हैं। और जब महिलाओं की बात करते हैं तो 90% हो जाता है। तो स्थिति खराब है क्योंकि उनके पास प्रोडक्टिविटी कम है, पैसा कम कमाएंगे तो फिर पीछे होते चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंडिया भविष्य के साथ जुड़ रहा है और भारत अपने पास्ट के साथ ही जुड़ा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ रहा। ये भी एक इमेज दिखती है। अगर और इसको देखिए, जैसे मैंने कहा था कि इकोनॉमी को अगर हम सोसाइटी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हम देखेंगे जेंडर के बेस पे जो पे है गैप वो बहुत ज्यादा है, अर्थात सैलरी जो मिलती है उसमें भी अंतर है। और ये बात बहुत क्लियर है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है, वो बताती है कि 22% का डिफरेंस है भारत में। अर्थात एक पुरुष को अगर सैलरी 100 रुपए मिलेगी तो महिला को 7-8। तो ये एक गैप है, मतलब पुरुष की तुलना में महिलाओं की सैलरी कम है, इसको भी समझना होगा। अगर आप स्टार्टअप देखते हैं तो आप उसको जोड़ के कास्ट के साथ देखिए तो आपको बहुत क्लियर दिखेगा कि एक कास्ट या एक स्पेसिफिक कास्ट के साथ, जिसको हम अपर कास्ट बोलते हैं सामान्यता, वैसे बोलना नहीं चाहिए, उसके साथ आप देखो कि ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। जो पीछे जा रहे हैं, पिछड़े लोग हैं, या ओबीसी, एससी, एसटी में आप देखोगे कि एसटी का इन्वॉल्वमेंट स्टार्टअप के साथ सबसे कम है। तो ये भी एक फिनोमिना दिखता है कि हमारी जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो ना तो सेक्टर वाइज सबको लाभ दे रही है, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी नहीं, वो रीजन वाइज भी सबको लाभ नहीं दे रही, गोवा और बिहार। तो कहने का मतलब जो हमारी इकोनॉमी है अगर हम उसको देखें तो अगर हम कुछ 3 पार्ट में बांट लें तो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, इसमें भी गैप को क्रिएट कर रही है। अगर हम जेंडर के बेस में देखें तो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इसमें भी बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर रही है। यहां तो गैप है, यहां तो बहुत ज्यादा गैप है। अगर आप स्टेट के वाइज से देखें, बिहार, महाराष्ट्र या नॉर्थ ईस्ट, आप नागालैंड देख लीजिए, तो आप इसमें भी गैप पाओगे। कास्ट के हिसाब से भी आप देखो तो अगर मैं कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाना चाहूं तो हमारे यहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बेसिकली 6 to 7% है, लेकिन जब आप उसे एससी या एसटी में देखेंगे तो 9.5% हो जाती है। वो भी एक डिफरेंस दिखाता है कि कहीं ना कहीं एससी एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करने में दिक्कत आ रही है। तो मैंने आपको ये दिखाया कि जो हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, जनरल, ठीक, ओबीसी और मान लीजिए सपोज करो एससी एसटी, ये मानते हैं। फिर थोड़ी में अगर हम देखें डिसेबल लोगों को देखें, जिसको हम स्पेशल इनेबल बोलते हैं या दिव्यांग बोलते हैं, या जो न्यूरो डिसऑर्डर के साथ सफर कर रहे हैं, एज के हिसाब से भी अगर हम देखें तो भी ये बहुत क्लियर दिखता है कि भारत में जो ओल्ड एज के लोग हैं, जो एक नया
फिनोमिना बन रहा है, बड़े हो रहे, मतलब उनका अनुपात बड़ा हो रहा है, उनको भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट कम मिल रहा है। जबकि जापान जैसा देश जिसमें ओल्ड एज इकोनॉमी को अडॉप्ट किया जा रहा है, याद रखिएगा एक नया वर्ड अगर आया तो इसको लिख लीजिएगा, ओल्ड एज इकोनॉमी, अर्थात अपनी इकोनॉमी को इस तरह से तैयार करना कि वो बुजुर्गों को आत्मसात कर सके, उनके अंदर की इकोनॉमिकल पोटेंशियल को रियलिटी में बदल सके, उनको भी अपॉर्चुनिटी देना, अर्थात एक ऐसी इकोनॉमी बनाना जिसमें जो ओल्ड एज के लोग हों उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी इकोनॉमी का जो एक फिनोमिना मैंने आपको दिखाया वो कहीं ना कहीं संतोषजनक नहीं दिख रहा। वो एफडीआई की भी बात मैंने कर ली आपसे, जीडीपी की बात मैंने आपसे कर ली, तो कहीं ना कहीं हम आर्थिक रूप से अभी भी एक समावेशी विकास की तरफ, या समावेशी विकास को हमने पूरी तरह से आत्मसात या पूरी तरह से हमने उसके हिसाब से खुद को अभी नहीं बदला। अब बात करते हैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब सोसाइटी की बात होती है तो बात होती है हेल्थ की, बात होती है एजुकेशन की, बात होती है सोशल सिक्योरिटी की, इस हिसाब से भी अगर आप देखो तो आप देखोगे कि हम यहां पर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं। अगर आप हेल्थ की बात करते हो तो आपको भी पता है कि इंडिया वर्सेस रूरल बहुत साफ साफ यहां पर एक अंतर दिखता है। जितना भी हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे मशीन हो, बहुत क्लियर आपको पता है कि सब इंडिया बेस अर्थात अर्बन या शहरों में स्टैब्लिश है। और कहीं ना कहीं मेडिकल सर्विस डिफिशियंसी ग्रामीण भारत में दिखती है, अर्थात ग्रामीण भारत में क्वालिटेटिव मेडिकल सर्विस अवेलेबल नहीं है और 80% डॉक्टर शहरों में है। जबकि आपको पता है कि शहरों में लोग कितने रहते हैं, 31%। ये एक डेटा है। या आप कहिए, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 75 to 80% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो केवल 31% लोगों के पास है। तो बाकी जो हमारे अप्रॉक्स 70% लोग हैं जो गांव में रहते हैं वो सफर करते हैं। अगर आप हेल्थ इंडिकेटर में और कुछ देखना चाहें तो आपको पता है कि हमारे यहाँ 51% महिलाओं को जो 14 साल से 59 की एज में है वो एनीमिया से पीड़ित हैं। तो ये भी एक डेटा दिखाता है कि कैसे 51% महिलाएं एनीमिक हैं। अगर हम दूसरी बात करें हेल्थ से ही रिलेटेड, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम सबसे पीछे देश में आते हैं। तो चिंता की बात है हमारे सामने। जब हम बात करते हैं चाइल्ड स्टंटिंग की, चाइल्ड स्टंटिंग ये भी एक फैक्ट है, उसमें 35% जो हमारे यहाँ बच्चे हैं, 35.5%, वो इस समस्या से फेस कर रहे हैं। चाइल्ड स्टंटिंग मतलब बौनापन कहिए आप, या उम्र के हिसाब से हाइट ना होना। और ये न्यूट्रिशनल वैल्यू की जो डिफिशियंसी होती है, जो पोषकता घाटा होती है, अर्थात हमारे पास पोषक तत्वों की जब कमी होती है तो उम्र के साथ हाइट नहीं बढ़ती, अर्थात बौनापन थोड़ी जो होता है उसको हम बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। और वो आप समझिए 35.5% बच्चों में है। अगर हम चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें, ये भी एक है, तो 8.5%। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है कि हमारी लंबाई के हिसाब से हमारा शरीर बहुत पतला होगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा। 18.5% लोग के पास ये समस्या है। और ये दोनों जो डेटा है, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग, है ना,
ये बताता है कि कैसे हमारे बच्चों को पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे। ये डेटा बताता है कि हमारी महिलाओं को पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे। तो उम्र के हिसाब से समाज में पोषक तत्वों का वितरण नहीं हो रहा, जेंडर के हिसाब से समाज में पोषक तत्वों का वितरण नहीं हो रहा। तो ये चीज कहीं ना कहीं दिखाती है। हेल्थ इंडिकेटर मैंने आपको बताया कैसे भारत और इंडिया के बीच में विभाजन कर रहा है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आपको इसमें भी कई ऐसा डेटा जो आप बहुत क्लियर देखोगे कि लिटरेसी रेट अगर आप देखते हो तो आपको भी पता है कि पुरुषों में लिटरेसी रेट 8.85% है, वहीं महिलाओं में 6.9% के आसपास है। चूंकि 2011 के पास से कोई सर्वे सेंसस नहीं हुआ तो कई अनऑफिशियल रिपोर्ट से डेटा अगर मैंने कलेक्ट किया है तो उसमें यह दिखाता है कि हमारे यहां पुरुषों में 85% पुरुष साक्षर हैं, वहीं महिलाएं 69% है। और सोचो जब महिलाएं पढ़ी ही नहीं होंगी, जब वो साक्षर ही नहीं होंगी, तो फिर इकोनॉमी में क्या उनका इंपैक्ट आएगा। और एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाहूंगा, लास्ट में मैं इसको बताऊंगा लेकिन एक बार फिर बताऊंगा कि बेसिकली इकोनॉमी पॉलिटी और सोसाइटी, तो इकोनॉमी पॉलिटी सोसाइटी या अदर एस्पेक्ट भी ले लीजिए, ये सब आपस में प्रभाव एक दूसरे को दिखाते हैं। अगर महिला इकोनॉमी में पीछे होगी, अगर महिला के पास 22% ही केवल सहभागिता होगी लेबर फोर्स में, तो आप क्लियर देखोगे कि सोसाइटी में भी उसके पास संपत्ति जमीन नहीं होगी, उसकी डिग्निटी नहीं होगी, अर्थात डेवलपमेंट विथ डिग्निटी नहीं रहेगा। समझना मेरी बात को कि डेवलपमेंट विथ डिग्निटी नहीं रहेगा, या आप ये सही कह सकते हो कि डेवलपमेंट विथ बैरियर होगा। और जस्ट इसका दूसरा देखेंगे, जब ना पैसा है ना डिग्निटी है तो फिर कहां संसद में पहुंचेंगी महिलाएं? नहीं पहुंचेंगी, है ना। और थोड़ी बहुत जो रिजर्वेशन के नाम पर पंचायत में महिलाएं पहुंच जाएंगी, वो टोकन रिप्रेजेंटेशन होगा। ये भी एक बहुत अच्छा मुझे शब्द लगा, टोकन रिप्रेजेंटेशन, मात्र प्रतीकात्मक रूप से। और फिर आप किसी को किसी से जोड़ सकते हैं। सोसाइटी का इंपैक्ट आपको दिखेगा इकोनॉमी में। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में यह है कि SC ST के पास भाई कोई क्षमता नहीं होती, या ट्रांसजेंडर के पास कोई क्षमता नहीं होती, वुमेन के पास क्षमता नहीं होती, तो इसी का पहलू ये दिखेगा कि इकोनॉमी में जितनी भी टॉप मैनेजमेंट पोस्ट हैं, जितनी भी टॉप एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं, वहां से आप ये को गायब पाओगे या बहुत कम पाओगे। और मैंने बताया था कि एक रिपोर्ट है, थॉर्नटन रिपोर्ट, उसने बताया कि 33 से 31 हो गया है महिलाओं का सहभागिता टॉप मैनेजमेंट पोस्ट में। कोरोना के बाद से ये और कम हुआ। कोरोना के टाइम में थोड़ी वर्क फ्रॉम होम में चीजें बढ़ी, अच्छी लगी, लेकिन जैसे ही फिर जाना पड़ा वर्क प्लेस पे, तो जैसे ही वर्क प्लेस में जाना पड़ा तो समाज ने महिलाओं को अर्थव्यवस्था से अलग कर दिया। ये एक बात समझ सकते हो आप। जब तक घर में काम करना था, जब तक घर में काम करना था तो महिलाओं की सहभागिता थोड़ी सही, लेकिन जैसे ही समाज का असर दिखा, क्योंकि अब महिला को बाहर जाना पड़ेगा, बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, फैमिली से दूर होना पड़ेगा, तो उसका इंपैक्ट इस पे आपको दिखेगा, है ना। क्योंकि भाई उनकी ये इनवॉलंटरी ड्यूटी है कि करना ही करना है बच्चों के लिए। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि सब आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, तो अलग अलग आप नहीं कर सकते किसी चीज को। तो हेल्थ के मामले में मैंने ये बहुत क्लियर आपको बताया कि हम कहीं ना कहीं एक इनइक्वालिटी के साथ ग्रोथ कर रहे हैं, खासकर जो हेल्थ से लेकर रिलेटेड हमारे फीचर्स हैं देश के। और एजुकेशन की अगर हमने बात की तो हमने लिटरेसी रेट आपको बताया। हम देखें एजुकेशन में भी क्लियर बात करना चाहें अगर आप, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेट रेशियो, सॉरी, इसमें आप देखिए तो हायर एजुकेशन में
हायर एजुकेशन में जनरल 27% लोग एनरोल होते हैं, लेकिन वही जब बात एससी की करें या एसटी की करें तो ये 19% हो जाता है। अर्थात वहां पर भी समस्या है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी एससी एसटी क्लास के लिए नहीं है। जब डिसेबल के लिए देखते हैं तो और समस्या, ट्रांसजेंडर के लिए भी और समस्या दिखती है। महिलाओं के मामले में भी देखा जाए तो 22% ही है। और ये बात आपको पता था कि स्कूल तक महिलाएं मेधावी होती हैं। जब भी स्कूल के बेस पे मेरिट बनती है तो हमेशा महिलाएं दिखती हैं, और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में गायब हो जाती हैं। तो उन सब के पीछे कहीं ना कहीं हमारा जो डेवलपमेंट या ग्रोथ है उस पर सोसाइटी का जो इम्पैक्ट है या सोसाइटी और इकोनॉमी का जो आपस में लिंक है वो कहीं ना कहीं ये बात दिखाता है। अगर हम सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो केवल 10% लोग ऐसे हैं जो पेंशन जैसी सुविधाओं के साथ जुड़े हुए हैं, खासकर ओल्ड एज के लोग। अब थोड़ी बुजुर्गों पे अगर ध्यान दें तो ओल्ड एज के लोगों में केवल 10% ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी पेंशन स्कीम से जुड़े हुए हैं। अगर हमारे यहाँ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें, बीमा की बात करें, तो अभी हमारे यहाँ बीमा एक लग्जरी आइटम है। बीमा से बहुत कम लोग जुड़े होते हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो अदर इंश्योरेंस हो। हमारा बहुत कम इंटरेस्ट होता है या हम बहुत कम उसमें, इकोनॉमिक हमारे पास लिटरेसी कम है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारे यहाँ इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेकर जब सोसाइटी के साथ देखा जाता है तो कई चैलेंज सामने दिखते हैं। जब सोसाइटी से एक कदम और आगे बढ़े, अगर हम पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव बात करें, पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव, तो आप एक बात बहुत इसमें क्लियर देखेंगे कि हमारे पार्लियामेंट में, याद रखिएगा, पॉपुलेशन हमारी वुमेन की 50% है अप्रॉक्स। मैं बात कर रहा हूं मेल फीमेल की, और वोटिंग भी ये ज्यादा करती हैं, लेकिन संसद में केवल आज की डेट में इतनी है। मतलब 50% जनसंख्या और 15% केवल महिलाएं हैं। जबकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, हमारी जो संविधान सभा थी, उसमें 15 महिलाएं थी, अर्थात 6% महिलाएं थी। तो समझो कि संविधान सभा में जब 6% महिलाएं थी और आज केवल 15% महिला हैं, तो क्या महिलाओं का राजनीतिक विकास मात्र इतना ही हुआ? क्या महिलाओं की राजनीतिक क्षमता मात्र इतनी ही विकसित हुई कि बस इतना सा परिवर्तन दिखा? आपको पता होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी तो उसमें उषा मेहता, सरला देवी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मण पंडित जी, है ना, नेहरू, असर, कई ऐसे प्रमुख नाम थे। और आज आप देखते हैं कि केवल ये इतनी ही संख्या है। और जब बात हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की करते हैं तो स्थिति और भी खराब है। जैसे हम यूपी की बात करें तो केवल 8% यूपी में महिलाएं हैं विधानसभा में। और अभी मैं जो ये बात कर रहा हूं ये लोकसभा की बात कर रहा हूं, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर स्टेट लेजिस्लेटिव में यूपी की बात करो तो 8% है, और एवरेज पूरे भारत की स्टेट लेजिस्लेटिव में महिलाओं का अगर परसेंट देखा जाए तो 11% है। हर तरह से आपको लगेगा कि निराशा ही निराशा है, और खासकर ये डेटा तो और बहुत चिंताजनक है। माइनॉरिटी का भी वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एससी एसटी को चूंकि वहां रिजर्वेशन मिला हुआ है, इसलिए वहां पर वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो इस मामले को आप देखिए कि कैसे पॉलिटिकल एंगल से भी हमारी डेमोक्रेसी इंक्लूसिव नहीं है। और सबसे मेन बात अगर मैं बताऊं कि एक फिनोमेना और हुआ है कि आपको भी पता है कि 1976 के बाद जो सीट है
स्टेट के साथ कनेक्ट कर दी गई हैं। मतलब सपोज करो यूपी है तो यूपी में 80 सीट है, ठीक, लोकसभा में। तो ऐसे, और ये परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन आपको ये पता है कि पॉपुलेशन, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। तो अब आप अगर बहुत ध्यान से देखो तो सांसद उतने ही हैं, जनसंख्या उतनी बढ़ रही है। इससे क्या होगा कि जो अदर स्टेट हैं, अब पता चला एक सांसद है ये जनाब, एक सांसद है ये जनाब, इनके पीछे 100 लोग हैं, सपोज करिए इनके पीछे 1000 लोग हैं, अर्थात, और ये पार्लियामेंट है, सपोज करो पार्लियामेंट में अगर ये जाएंगे और ये जाएंगे, दोनों पहुंचेंगे, तो आप बताओ इनकी आवाज ज्यादा पहुंच रही है कि इनकी आवाज ज्यादा पहुंच रही है? कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो कहती है कि सबका एक वैल्यू होता है, एक वोट एक वैल्यू, या सबको बराबर से रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, वो समस्या यहां पर बहुत क्लियर दिख रही है। और इसके पीछे मैंने आपको बताया कि हमने एक स्टेट के साथ सांसदों की सीट जोड़ दी है, उसको हम बदल नहीं रहे, लेकिन जनसंख्या जब बढ़ रही है और सब स्टेट में अलग अलग रेट से बढ़ रही है, तो उसका प्रभाव भी दिख रहा है। इसको सोचिएगा और समझिएगा खुद से, थोड़ी अपना भी दिमाग लगाइएगा। मैं तो केवल एक आपको डायमेंशन दे रहा हूं, एक आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं, तो ये भी आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। अगर हम बात करें न्याय की, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट आता है, और हम ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर में कितना जस्टिस है, हाई कोर्ट के स्ट्रक्चर में कितना जस्टिस है। तो यह भी एक बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में 34 सांसद, सॉरी न्यायाधीश हैं, जज हैं, लेकिन मात्र 4 उसमें महिलाएं। SC ST के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचोगे तो स्थिति कुछ सेम ऐसी ही दिखेगी। और हाई कोर्ट की अगर बात करें तो हाई कोर्ट में केवल 11% महिलाओं का वहां पर रिप्रेजेंटेशन है, महिलाओं का। तो आप देखिए कि यह भी दिखाता है कि हमारे जो न्यायालय हैं उसमें न्यायिक व्यवस्था ही न्यायपूर्ण नहीं है, या न्यायिक स्ट्रक्चर ही न्यायपूर्ण नहीं है। और ऐसा नहीं है कि न्याय और जेंडर का कोई कनेक्शन नहीं है। महिलाएं होंगी सुप्रीम कोर्ट में तो उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा एज ए कॉन्फिडेंस। सोचो अगर 20 महिलाएं जज हो जाएं तो कितना असर पड़ेगा भारत की हर महिला पे। या एक मैरी कॉम या एक मिताली राज केवल एक नहीं होती, ये हजारों और लाखों महिलाओं के अंदर एक आशा की उम्मीद पैदा करती हैं, एक होप पैदा करती हैं कि हम भी कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर अगर 200 रन बनाता है अकेले ना, तो बेसिकली अकेले एक रिकॉर्ड नहीं बना रहा, उसने सारे क्रिकेटर को यह दिखा दिया कि आप भी कर सकते हो, सबके अंदर एक उम्मीद जगा दी। जब एक गांव का एक बच्चा सिलेक्ट होता है ना, तो केवल गांव का एक बच्चा नहीं सिलेक्ट होता, उस गांव के सारे बच्चों में एक उम्मीद जग जाती है। वैसे ही जब किसी एक लड़की का रेप होता है ना, तो भी सारे समाज में एक डर पैदा हो जाता है। तो चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा और जोड़िएगा, तो देखिएगा कि कैसे हमारे न्यायालय और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लिंक करिएगा। फिर और अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। अब कोई एक दिल्ली में रहने वाला शख्स है, मान लो जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरा कोई मामला चल रहा है तो मैं तो पहुंच जाऊंगा मेट्रो से, ठीक है, 30 रुपए लगेगा। लेकिन सपोज करो कोई नागालैंड में है या मान लो मणिपुर में है, उसको अगर यहां पर आना पड़ा
तो कई बार तो सोचेगा कि भाई केस हार जाए तो ठीक है, लेकिन कौन जाएगा उधर, जाने में 2 दिन आने में 2 दिन, पैसा भी बर्बाद होगा, जो काम करता होगा उसको भी रोकना पड़ेगा। तो क्या हम सबकी न्याय तक समान रूप से पहुंच है? कहीं ना कहीं भौतिक या आर्थिक ऐसी बाधाएं हैं जो हमें न्याय से या न्याय को पाने में भी रोकती हैं, यह भी हमें सोचना होगा। क्या न्याय लाभ, क्या जस्टिस का डिस्ट्रीब्यूशन सभी स्टेट में इक्वल हो रहा है? इसको भी सोचिएगा। फिर एक और नेक्स्ट कदम अगर हम पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल हमने देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव हमने देखा, और अगर हम लैंग्वेज की बात करें, क्या हमारी लैंग्वेज या भाषा या हमारी संस्कृति इंक्लूसिव है? तो भी आप देखोगे लैंग्वेज में अगर जेंडर के बेस पे देखें तो आप जितने भी शक्तिशाली पद पाओगे या पावर से जुड़े होगे या अधिकार से जुड़े होगे वो पुरुष केंद्रित होंगे। जैसे मैंने आपको कहा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, जितने भी पावरफुल या शक्ति से जुड़े पद होंगे, है ना, जैसे वर्क मतलब पुलिस मैन, है ना, और जितने भी ड्यूटी से जुड़ी होंगी, घर वाली, काम वाली या गालियां, वो सब महिलाओं से जुड़ी होंगी, है ना। तो आप ये देखो कि हमारी भाषा भी समावेशी नहीं है, वो कहीं ना कहीं पुरुष को बेहतर बताती है महिलाओं की तुलना में। अगर आप देखें तो उसमें आपको रेसिज्म भी मिलेगा, जैसे आप कहते हो ब्लैक लिस्टेड कर दो, ये भी कहीं ना कहीं भाषा में ये बताता है कि आपकी भाषा समावेशी नहीं है और सबके लिए समान रूप से विकास के अवसर उपलब्ध नहीं कराती। आगे चलें अगर इसमें तो आपको क्षेत्रवाद भी दिखेगा, रीजनलिज्म। जैसे आप देखो स्पेशली किसी रीजन के लोगों को एक ऐसे शब्द से सूचित किया जाता है जैसे वो गाली हो। तो भाषा में आपको रीजनल बेस पे डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस पे डिस्क्रिमिनेशन और रेस के बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए आप समझ सकते होगे, इलाहाबाद में तो नहीं, लेकिन अगर आप दिल्ली में रहोगे तो आपको ये शब्द सुनने को मिलेगा जो उनके लिए स्पेसिफिक बोला जाता है। हाँ, लेकिन मैं इसको व्यवहारिक तौर पे देख रहा हूं कि धीरे धीरे ये बहुत कम होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी उम्मीद है। तो इस तरह से आप देखो कि कैसे हमारी भाषा भी समावेशी नहीं है। अदर फैक्टर अगर देखें, टोटल वेल्थ की अगर बात करें, टोटल हमारी जो वेल्थ है आपको भी बहुत अच्छे से पता है ना, थोड़ी इकोनॉमिकल ये एंगल है कि हमारे यहां जो टॉप 1% अमीर लोग हैं, जो टॉप 1% अमीर लोग हैं, मान लो सब अगर हम ऐसे ग्राफ बनाएं तो जो टॉप 1% गरीब अमीर हैं, रिचेस्ट, अब जो मैं बात कर रहा हूं ये रिपोर्ट है ऑक्सफेम की, और ऑक्सफेम ने जो एक रिपोर्ट दी थी सर्वाइवल ऑफ रिचेस्ट, अर्थात अब केवल पैसे वाले लोग ही सर्वाइव कर पाएंगे। अभी तक आप पढ़ते थे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, अब सर्वाइवल ऑफ रिचेस्ट। तो समझना पड़ेगा कि कैसे 1% लोग अगर देखा जाए 6% की संपत्ति का स्वामित्व रखते हैं, अर्थात जो 1% लोग हैं केवल वो 40% के आसपास स्वामित्व रखते हैं। इन्हीं की एक रिपोर्ट है कि जो हमारे यहां इनकम होती है 10% लोग, जो सबसे अमीर लोग हैं, उनके पास टोटल इनकम का 77% आता है। मतलब सपोज करिए कि अगर 100 रुपए की कमाई हो रही है और 100 लोग हैं, तो 100 रुपए की कमाई का जो 77 रुपए है, 77 रुपए है, वो केवल 10 लोगों के पास पहुंच जाएगा बस। बाकी 90 लोग, समझ जाइए आप। और इसी रिपोर्ट की मैं बात जो कर रहा हूं, सर्वाइवल ऑफ रिचेस्ट रिपोर्ट की जो बात कर रहा हूं, जिसमें टोटल वेल्थ की बात की और कहा कि 1% जो वेल्थ है वो 40% लोगों के पास है। इसका एक और सिनेरियो देखो कि जो 50% सबसे गरीब लोग हैं,
उनके पास केवल और केवल 3% की वेल्थ है। तो कहने का मतलब 1% रिचेस्ट लोगों के पास 40.6% की प्रॉपर्टी है और 50% लोगों के पास केवल 3% की प्रॉपर्टी है। और इसको मैं और इंटरेस्टिंग बनाऊं और आपको दिखाऊं कि कैसे चीजें और खराब हैं, तो जो सबसे गरीब 50% लोग हैं वो जीएसटी में जो रोल देते हैं वो 64% देखते हैं। समझ में आई बात? तो पैसा देने के मामले में आप देखो तो आ कम रहा है, जा ज्यादा रहा है। तो और इसी को कहते हैं कि रिच गेट रिचर और पुअर गेट पुअरर। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। वो सब आप इस डेटा से दिखा सकते हो। और भी अगर आपको डेटा दिखाना है तो आपको ये जानकारी होगी, ऑक्सफैम की ही ये रिपोर्ट है कि जो हमारे यहां 10% किसान हैं उनके पास 40% फार्म लैंड है। आपको और भी पता होगा कि 85% हमारे जो किसान हैं उनके पास या तो मार्जिनल हैं, क्योंकि आपको पता है 2 हेक्टेयर से कम है। तो ये सब चीजें आपको दिखाता है कैसे वेल्थ कंसंट्रेशन, इनकम कंसंट्रेशन होता जा रहा है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इसी को रोकना है। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पे हमारे यहाँ क्या कमियां रह गई, या अगर आपसे आज की डेट में कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू करो या कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर भारत कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी कर पा रहा है, पे कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, तो ये सब आप इसको जोड़ सकते हो। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हमें सोचने को मजबूर करती है। वो चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, तो जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हो तो उसमें भी पाते हो कि आज हमारा जो मतलब हमारे पास 0.633 है। आपको भी पता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये पूरे विश्व में एक अच्छा तुलनात्मक परिदृश्य या आप कह सकते हो कंपेयर करने के लिए एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट करता है। और इसमें भी आपको पता है कि हमारी जो स्थिति है वो इस हालत में है जो हमें कहीं ना कहीं निराशा से जोड़ती है, क्योंकि इसमें हमारी स्थिति अभी भी ज्यादा संतोषजनक नहीं है। हम आज भी 130 से 135 के बीच में रहते हैं, ये रैंकिंग हमारी होती है। तो हमें ये देखना होगा कि कैसे इस सबको हम सुधारें, क्योंकि बताने का मतलब ये नहीं है कि बस बैठ के रोने लगे या ये करें, हमें तो सॉल्यूशन भी देखना होगा। तो चलो एक बार हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, या सॉल्यूशन से पहले हम बात करते हैं कि ये चैलेंज जो है वो और खतरनाक कैसे हो सकते हैं, फिर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो 3 फिनोमिना ऐसे हैं जो पूरी समस्याओं को और बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि जो इनइक्वालिटी है, मैंने आपको बताया कि इनइक्वालिटी एक राक्षस है, एक सोशल इविल, एक इकोनॉमिकल इविल, एक पॉलिटिकल इविल है। पर इसको 3 ताकतें और बढ़ावा दे सकती हैं, जिसमें सबसे पहले है क्लाइमेट चेंज, दूसरी है एआई और तीसरा है अल्ट्रा राइट मूवमेंट। ये इस वीडियो का सबसे यूनिक पार्ट है। जो इनइक्वालिटी है वो क्लाइमेट चेंज से कैसे बढ़ेगी, इसको आप समझिए कि एक रिपोर्ट ऐसा बताती है जिसको हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि 2030 तक 300 मिलियन लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी में धकेल दिया जाएगा ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के कारण। मतलब 300 मिलियन मतलब 30 करोड़ लोग धकेल दिए जाएंगे किस साइड? एक्सट्रीम पॉवर्टी में। विश्व की बात कर रहा हूं मैं। क्यों होगा?
क्योंकि आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं वाटर स्ट्रेस, फूड स्ट्रेस या जो लाइफ को जीने के सहूलियत है उसमें समस्या पैदा करेगा। आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज से वाटर स्ट्रेस हो रहा है, फूड स्ट्रेस हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और बीमारियां या जिसे कहें आप पैंडेमिक या डिसीज बढ़ रही हैं, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वायरल इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण साथ में आप ये भी कहिए कि जो डिजास्टर हैं, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है वो भी बढ़ रही है। तो बाढ़, सूखा, ये सब आपस में जब मिल जाती हैं या अलग अलग रूप से भी लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं और खासकर वंचित या मार्जिनलाइज्ड पीपल को और सफर करने को ये धकेल देती हैं। तो ये सब चीजें हमें सोचना होगा कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग इनइक्वालिटी को बढ़ाएगा फ्यूचर में। आज से हमें इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें एआई का, एआई क्या है? टेक्नोलॉजिकल ऑटोमेशन, अर्थात हर चीज अपने आप होगी। जब अपने आप से सब कुछ होने लगेगा तो फिर लेबर बाहर होगी मार्केट से, और मार्केट में या ये कहिए पूरे देश में जो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन या जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बेसिकली रोजगार के थ्रू होता है। एक कंपनी में पैसा आता है, वो पैसा 4 लोगों को देता है, 4 लोग और नीचे लोगों को देते हैं, तो पैसा बढ़ता है। लेकिन जब मशीनें काम करेंगी तो यह समस्या पैदा होने वाली है और ऑटोमेशन के कारण एम्प्लॉयमेंट कम होगा। एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी। तो ये चीज आप देख सकते हो कि ये भी एक बड़ा खर्चा है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा कि 85 मिलियन लोगों को इसमें अभी ही कुछ ही इसी दशक में नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं अल्ट्रा राइट मूवमेंट की। ये बेसिकली एक नियो नाजी, क्या कह सकते हैं कि नियो कंजर्वेटिव मूवमेंट को फिर से बढ़ावा दे रहा है और रूढ़िगत कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स बात को फिर से बढ़ावा दे रहा है, जैसे पैट्रियार्की को रिसर्जेंस करना और कल्चरल आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे प्रमोट करना, या कहिए ईगो नेशनलिज्म, ईगो कल्चरल आइडेंटिटी या हाइपर नेशनलिज्म को प्रमोट करना। तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को पोलराइज कर देगा। तो आप देखोगे कि विश्व के लेवल पे हम डी ग्लोबलाइजेशन को फेस कर रहे हैं, विवैश्वीकरण को, अर्थात देश एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हो ब्रेग्जिट या अमेरिकन फर्स्ट, या इस समय जो ट्रेड वॉर चल रहा है अमेरिका और चीन के बीच में। दूसरा इसमें आप देखोगे, मैंने बताया रिसर्जेंस ऑफ पैट्रियार्की, या जो एक नया मैनहुड का कॉन्सेप्ट आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसए में एक नया मूवमेंट चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि हमारे जो पुराना फैमिली स्ट्रक्चर है, जो पुराने मेल और फीमेल से जुड़े रोल हैं, उसको दोबारा से स्टेब्लिश करना होगा। या कल्चर को लेकर जो हमारा एक्सट्रीम ईगो आ जा रहा है, इमिग्रेंट्स को लेकर जो हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, उससे आप इसको जोड़ सकते हो। और देखिए आप इन दोनों को जोड़िए, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, इमिग्रेंट्स माइग्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि जो कोस्टल जो एरिया है वहां पर पानी जब भर जाएगा, क्योंकि सी राइज होगा, जब पानी भरेगा तो लोग इधर उधर जाएंगे, और ये मूवमेंट जब चल रहा होगा तो नफरत पैदा कर देगा कि आ गए हमारे यहाँ खाने, जाओ अपने वतन वापस जाओ, अपने क्षेत्र वापस जाओ, हिंसा होगी और फिर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी। तो आपस में कैसे चीजें आपस में सब इंटरलिंक हैं, आप इसीलिए मैं एक ही जगह लिख रहा हूं कि आप आपस में सब जोड़ लीजिए। यहां से होगा, यहां से नौकरी से लोग जाएंगे तो कहीं और जाएंगे तो फिर इशू क्रिएट होगा। तो आने वाले समय में तो ये और बड़ा एक इशू क्रिएट होने वाला है, तो समस्या और बड़ी होने वाली है। तो हमें उसके हिसाब से पॉलिसी भी बनानी होगी। अब अगर हम बात करें कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो
अगर हम देखें इनइक्वालिटी है किसमें, तो एक तो इनइक्वालिटी है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल में, और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो इसको हम जेंडर बेस पे देख सकते हैं, इसको हम कास्ट के बेस पे देख सकते हैं, इसको हम रिलीजन के बेस पे देख सकते हैं। तो एक तो ये गैप है। दूसरा गैप है, मैंने आपको बताया रूरल और अर्बन। जैसे आपको मैं एक डेटा यहां भी दे दूं, और पीछे साइड मैंने बताया कि अर्बन शहर में 31% लोग रहते हैं, लेकिन जीडीपी में योगदान उनका 60% है। फिर दूसरा है प्राइमरी सेक्टर, या जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं। फिर एक गैप है इसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से या सर्विस सेक्टर से। तो हमें इसको भी समझना है। अगर हम ये 3 गैप को पूरा कर दें, या स्टेट वाइज ले लें, अगर हम सपोज करो महाराष्ट्र और बिहार या गोवा, है ना, और महाराष्ट्र दोनों लिख दो क्योंकि जो डेटा पहले दिखाया था। तो अगर हम इतने गैप को खत्म कर दें, या ब्रिजिंग द गैप को, जो गैप है उसके बीच में कोई ना कोई ब्रिज बना दें, तो ये सारी समस्याएं खत्म होने लगेंगी। बेसिकली जो ये गैप है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जो जेंडर बेस है, जो कास्ट के बेस पे है, जैसे मान लो ग्लास सीलिंग इफेक्ट, ठीक है, इस तरह का जो है, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? हमें उसके लिए सबसे जो जरूरी है वो करना होगा, स्किल गैप खत्म करना होगा। स्किल गैप, या आप कहिए लर्निंग गैप, या टेक्नोलॉजी डिवाइड। टेक्नोलॉजिकल गैप जो हो रहा है, जो आने वाले समय में एक और खतरा भी है, उसको खत्म करना पड़ेगा। जो तकनीकी भेदभाव हो रहा है, या जो तकनीकी आधार पे समस्याएं बढ़ रही, जैसे मैं तकनीकी आधार पे बताऊं तो एक ट्राई की रिपोर्ट है, TRAI, है ना, आपको पता है सबसे बड़ा संगठन है भारत का, रेगुलेटरी बॉडी है। तो ये बताता है कि अर्बन में 68% इंटरनेट पेनिट्रेशन है, और वहीं रूरल एरिया में केवल 30% पेनिट्रेशन है। जब बात पुरुष और महिला की भी करते हैं तो आपको भी पता है कि जो डिजिटल पेमेंट है वो महिलाओं की तुलना में पुरुष दुगना करता है, और इसके पीछे रीजन है कि मोबाइल तक उसका एक्सेस होना, ओनरशिप होना, इंटरनेट की उसके पास एक्सेस होना। और जब बात मैं आपसे ये कर रहा हूं तो शहर को मत ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा। या राइट टू इंस्ट्रूमेंट, जैसा आप समझ रहे हो कि लैपटॉप, मोबाइल फोन, कभी इंतर आपको दिखेगा, वो जेंडर के हिसाब से भी आपको दिख सकता है, भारतीय ग्रामीण भारत और शहरी भारत में भी दिख सकता है। तो हमें सबसे पहले इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो गैप है, जिसके कारण ये समस्या आ रही है, वो आ रही है स्किल गैप होने के कारण। क्योंकि आपको पता है भारत में केवल 3.5% लोग ऑफिशियली स्किल्ड हैं। डिग्री होना अलग चीज है, लेकिन लर्निंग स्किल होना अलग चीज। और आपको भी पता है कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयबिलिटी, जो ऐसी क्षमता जिससे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, वो भी कम है, क्योंकि हमारी जो डिग्री है वो इंडस्ट्री के साथ आपस में कोलैबोरेट नहीं करती। हम कुछ और पढ़ा रहे हैं, चल कुछ और रहा है मार्केट में। हमारी पढ़ाई आज भी कहीं ना कहीं शिक्षा से ज्यादा बोझ है, और अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस चीज को सुधारने के लिए काम कर रही है। तो जो लर्निंग गैप है, अब मैंने कई उदाहरण आपको बताए, जैसे लर्निंग गैप में आपने देखा होगा कि जो बेसिकली फ्यूचर में आने वाली नौकरियां हैं वो किसको मिलेगा? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ को, जो इन सब्जेक्ट से पढ़ा होगा। और आपको पता है कि केवल और केवल 20% वुमेन ही इससे रिलेटेड है। जब केवल मात्र 20% वुमेन STEM से रिलेटेड है, तो फिर नौकरी भी तो उन्हें कम मिलेगी। तो अगर हमें यह गैप खत्म करना होगा जेंडर के आधार पे, तो हमें महिलाओं को इसमें जोड़ना होगा, अर्थात महिलाओं की लर्निंग डिफिशियंसी को कम करना होगा, उनको स्किल डिफिशियंसी को कम करना होगा, उनको टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करना होगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो आपको बेसिकली क्लियर दिखेगा कि कैसे ये गैप खत्म होता रहेगा, वो चाहे जेंडर के बेस में हो
हाँ, हमें एजुकेशन का भी बड़ा रोल है, क्योंकि एटीट्यूड का सबसे बड़ा रोल है, हमें एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा। मैंने जैसा बताया ग्लास सीलिंग इफेक्ट, जो एक प्रिजुडिस है, जो एक प्रकार का नेगेटिव एटीट्यूड है, हमें उसको भी खत्म करना पड़ेगा। अब बात करें रूरल और अर्बन की, तो हमें एफडीआई को या इन्वेस्टमेंट को ऐसा बनाना होगा कि वो रूरल सेंट्रिक हो, और इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर सकते हैं। अर्थात अब ग्रामीण क्षेत्र को हम उद्योग के साथ जोड़ सकते हैं, हम टूरिज्म के साथ उसको जोड़ सकते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है हमें उसको इंडस्ट्री के साथ या इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ जोड़ना होगा, और जब हम उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ जोड़ेंगे तो वहां पर इन्वेस्टमेंट होगा, वहां पर इंफ्रा बनेगा, वहां पर ग्रोथ होगी, वहां डेवलपमेंट होगा, और कहीं ना कहीं फिर वो भी आगे बढ़ेगा। अर्बन और जो ये ग्रोथ मैंने आपको बताया, हम टीयर 2 टीयर 3 जो सिटी हैं उसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर सब्सिडी दे सकते हैं, हम वहां पर इकोनॉमिक हब बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और जब इकोनॉमिक हब बनाने की हम सब्सिडी देंगे, वहां की पॉलिसी को हम एक्टिव करेंगे, तो ये चीजें सुधार कर सकती हैं। अगर हम बात करें सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमें पता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर, तो हमें यहाँ के लोगों को यहाँ पर लाना होगा। इसके लिए हमें उनको नई स्किल, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 से जुड़ी हुई स्किल है, वो देनी होगी। साथ में हमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना होगा, तो हमें इसमें पॉलिसी रिफॉर्म करने होंगे ताकि प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्ट कर सके। मैंने जैसा बताया केवल 2% अभी इन्वेस्टमेंट होता है, तो हमें इसे प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करना होगा। हमें एपीएमसी मंडी जैसे जो कानून है जिनके कारण एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, हमें वो सुधारना होगा। हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन पे काम करना होगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट को हमें लगवाना होगा। और बात अगर स्टेट के लेवल की करें, तो जैसा नीति आयोग इस पे एक बेहतर काम कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, और सारे स्टेट में वो आपस में कंपटीशन करा के एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, और अपनी नीति आयोग उसमें अपनी सहायता देता है। फाइनेंशियली रिसोर्स हो, डायरेक्ट नहीं देता नीति आयोग, लेकिन रिकमेंडेशन के बेस पे, साथ में वो टेक्निकल असिस्टेंस देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस देता है, या एकेडमिक या नॉलेज के बेस में उसमें अपना असिस्टेंट देता है। और इस तरह से हम एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम यहां पर इन गैप को खत्म करने पे नई टेक्नोलॉजी, जिसको हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वो भी कर सकते हैं। जैसे ग्रामीण और अर्बन के क्षेत्र में जो पॉलिटिकल गैप है उसको भी खत्म किया जा सकता है, लोकल गवर्नेंस को, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये सब जो हमारी बातें हैं इनको समझना होगा, और हमें एक इंक्लूसिव गवर्नेंस का मॉडल अपनाना होगा, जिसमें हमारा जो डेवलपमेंट हो वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, ना कि बैरियर। क्योंकि मैंने जो स्टोरी शुरू की थी वो फिर यहां पर आता है कि भारत के बिना इंडिया अधूरा है और इंडिया के बिना भारत, तो दोनों को साथ में जोड़ने के लिए इन गैप को खत्म करना पड़ेगा। और भारत इस मामले में बहुत बेहतर काम कर सकता है, क्योंकि भारत के पास एक आइडियोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत में जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है आइडियोलॉजिकली एक प्लेटफॉर्म होना। और भारत न केवल भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए एक बेहतर भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कहता है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार तुम्हें पसंद नहीं अपने लिए, वो दूसरों के साथ मत करो। और जब मुझे असमानता नहीं पसंद, तो फिर मैं दूसरे के लिए असमानता क्यों लाऊं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, या भारत एकात्म मानववाद को मानने वाला एक देश है, जो मानता है कि मानव की मूल पहचान मात्र मानव है, और सारे मानव आपस में संबंधित हैं। अर्थात
एक व्यक्ति, परिवार, समाज, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, सब आपस में संबंधित हैं। जैसे एक पेड़ होता है और पेड़ की पत्तियां, तने सब अलग अलग होते हैं, लेकिन सब आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। और कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर है कि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, ये सब आपस में इसी स्ट्रक्चर में है। अगर किसी को कोई सकारात्मक प्रभाव होगा तो वो सबको होगा, और किसी को कोई नकारात्मक प्रभाव होगा तो फिर वो भी सबको होगा। तो हम अहम ब्रह्मास्मि को मानने वाले लोग हैं, जिसमें हम मानते हैं कि सबके अंदर एक ही ब्रह्म है। तो जब इस तरह की विचारधारा, जो अंत्योदय जैसी विचारधारा से प्रेरित हो, कि अंतिम व्यक्ति का उदय हो, हम सर्वोदय की बात करते हैं, जिसमें सबका उदय सभी तरह से हो, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का उदय हो, उसका आध्यात्मिक उदय हो, उसका तकनीकी उदय हो, जिसको हम डिजिटल सर्वोदय बोल सकते हैं, उसका भौतिक उदय हो, तो संपूर्ण व्यक्तियों का संपूर्ण तरह का उदय हो। तो जब बात हम इतने वैचारिक रूप से मजबूत हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की चाहे आप बात कर लीजिए, चाहे मैंने कहा था महायान की बात कर लीजिए आप, चाहे लोक संग्रह की बात करिए, हमारा जो सबसे मूल स्वभाव अहिंसा, वो भी क्या है? हम अहिंसा का क्या मतलब है? किसी भी दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरह की समस्या या शोषण न देना। और ये चीज कब आएगी? जब इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। तो समावेशी विकास के साथ आप अहिंसा के मूल्य को जोड़ सकते हैं, अपरिग्रह के मूल्य को जोड़ सकते हैं। अपरिग्रह जो जैन दर्शन का सिद्धांत है, जो गांधी के 11 व्रत में आता है कि जितनी आपको जरूरत है उतनी लेके रखिए, है ना। हम इसको सर्वोदय के साथ जोड़ सकते हैं, अंत्योदय के साथ जोड़ सकते हैं, महायान के साथ जोड़ सकते हैं, महाभारत के लोक संग्रह कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ सकते हैं। हम अपने सूक्ति जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ इसको जोड़ सकते हैं। तो जब हमारे पास इतना आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है तो हम पूरे विश्व को भी तो लीड कर सकते हैं, क्योंकि हम मानववादी विचारधारा से प्रेरित लोग हैं। हमारे यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि एक ऐसा देश बनाएं यहां पर सबका सर गरिमा के साथ खड़ा हो, अर्थात सबके पास ज्ञान हो, सबके पास सम्मान हो, और सबके पास अधिकार हो और कर्तव्य भी। तो इसी के साथ मैंने आपको समावेशी विकास से जुड़े सारे आयामों को समझाने की कोशिश की। और अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सवाल हो, कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या जिस चैनल पे हम पढ़ा रहे हैं, सहयोग जिसका नाम है, उसका बहुत जल्दी एक कांटेक्ट चैनल भी क्रिएट होगा, जिससे आप जुड़ सकते हो और उसके थ्रू भी आप अपनी समस्याएं बता सकते हो या समाधान बता सकते हो। और बेसिकली सवाल से जुड़ा या समावेशी विकास से जुड़ा कोई भी फैक्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी कीवर्ड हो, आप शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।